हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और आप 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो 2025 का जो सेट नंबर 1 चला था, जिसका कोड है 824CJ, उसका हम लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 5 लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने काफी प्रश्नों को हल किया है। आज के इस वीडियो में ये आपका जो सेट 1 है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस सेट का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी वीडियो क्रम से हैं, सबको देख लीजिए। और यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आप कम समय में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, तो आपको पिछले साल के पेपर को एकदम अच्छा तरह से सॉल्व करना होगा। यदि आप पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर लेंगे बाबू, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपका 95+ स्कोर हो सकता है। क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पिछले साल से ही पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 2025 के जितने भी सेट हैं, कितने सेट हैं, 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट को कवर कर लेंगे तो यहाँ से आपका 95+ स्कोर हो सकता है। और मैं सभी प्रश्न को एकदम अच्छे तरह से करा रहा हूँ। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको लिख कर दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो को खोजना नहीं पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसका जो उपभाग नंबर 3 है, जो आखिरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर कितने शब्दों में आप कैसे लिखना है। उपभाग 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पीछे मैंने उपभाग 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था, मतलब 27 तक प्रश्नों को कवर कर लिया था। अब हम लोग उपभाग 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपका बायोलॉजी से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो उपभाग 3 का जो प्रश्न नंबर 28 है वो क्या कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। आपको बताना है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन के लाभों को संक्षेप में लिखे। 4 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कायिक प्रवर्धन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या है और कायिक प्रवर्धन के लाभों को संक्षेप में लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है और इसको कैसे लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है मैं सबको बता रहा हूँ और मैं लिख के लेकर आया हूँ ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है। देखिए आप लोग, कायिक प्रवर्धन में आपको कितना लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना है कायिक प्रवर्धन। क्या लिखना है? कायिक प्रवर्धन, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन कितना लिखना है, ध्यान समझिएगा इसको। आपको कायिक प्रवर्धन हेड लगाना, ब्लैक पेन से इसमें लिखना है कि कायिक प्रवर्धन पौधों का एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जो कायिक प्रवर्धन बाबू, ये पौधों का एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें जड़, तना या पत्ती जैसे पौधे के भाग से नया पौधा क्या होता है, नया पौधा उत्पन्न होता है। जो कायिक प्रवर्धन होता है बाबू, ये पौधों का एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है। अलैंगिक क्या है? जनन है, जिसमें क्या होते हैं, जड़, तना या पत्ती जैसे पौधे पौधे के भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है, ठीक है। आपको इतना लिख देना है, ठीक है। फिर इसमें लिखना है कायिक प्रवर्धन के लाभ। आपसे कायिक प्रवर्धन का लाभ भी पूछा है, तो अब आपको लगाना है कायिक प्रवर्धन के लाभ। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, कायिक प्रवर्धन के लाभ को ब्लैक पेन से लिखना है। इसमें पहला पॉइंट लिखना है अनुवांशिक समानता। क्या लिखना है? अनुवांशिक समानता को पहला हेड लगाना है। इसमें लिखना है कि कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे, कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। अपने जनक क्या होते हैं? समान होते हैं, जिससे अच्छे गुणों के पौधे प्राप्त होते हैं। पहले आपको अनुवांशिक समानता लगाना है, उसमें इतना लिखना है कि कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, जिससे अच्छे गुणों के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या लिखना है? दूसरा लिखना है जल्दी फूल और फल। कायिक प्रवर्धन के कारण जल्दी फूल आते हैं और फल भी आते हैं, तो दूसरा लगाना है जल्दी फूल एवं और फल, ठीक है। इसमें लिखना है कि इस विधि से उगाए गए पौधे, इस विधि से उगाए गए पौधे में बीज बीज या बीज द्वारा उगाए गए पौधे की तुलना में जल्दी फल और फूल लगने लगते हैं। यहाँ पर बीज होगा, बीज, च नहीं होगा, यहाँ पर ज होगा, बीज, ठीक है। ठीक है, क्या होता है बाबू कि इस विधि से उगाए गए पौधे पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में जल्दी फल और फूल लगने लगते हैं। किस प्रवर्धन द्वारा? कायिक प्रवर्धन द्वारा, ठीक है। तो इस तरह यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पे लिख कर इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपके कायिक प्रवर्धन के बारे में पूरा डिटेल्स मैंने लिख दिया है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ज्यादा लिखने से कोई लाभ नहीं होगा, आपका टाइम नुकसान होगा, पूरा फुल नंबर भी नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको कायिक प्रवर्धन का जो भी रिलेटेड प्रश्न था मैंने
हल कर दिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। 29वां प्रश्न क्या कहता है उसको आप ध्यान से देखिएगा। 29वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है अंतर्ग्रथन। क्या है? अंतर्ग्रथन, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स पर क्या लिखना है? संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। और ऑक्सीजन पर 2-2 नंबर का प्रश्न है, इस पे 2 नंबर, इस पे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। इसको मैं साइड करता हूँ। सबसे पहला आपका क्या है? सिनेप्स है। क्या है? सिनेप्स। ठीक है, पहला क्या है? जिसको अंतर्ग्रथन बोलते हैं, जिसको हम लोग सिनेप्स भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखना है? ध्यान समझिएगा। अंतर्ग्रथन, अंतर्ग्रथन जिसको सिनेप्स कहते हैं, एक ऐसा जंक्शन है। क्या है? एक ऐसा जंक्शन है, होता है, जहां दो न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, दो न्यूरॉन या एक न्यूरॉन और एक प्रभाविकारी कोशिका, जैसे मांसपेशी या ग्रंथि कोशिका, ठीक है, एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। जो सिनेप्स होता है बाबू, ये क्या करता है? सिनेप्स एक ऐसा जंक्शन होता है जिसमें दो न्यूरॉन या एक न्यूरॉन, ठीक है, और एक प्रभावकारी कोशिका एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कौन बाबू? सिनेप्स होता है। ठीक है, तो यदि आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका जो अगला इसमें बोला, अगला क्या बोला है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर आपको क्या लिखना है? ऑक्सीजन पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो कितना ध्यान से लिखना ऑक्सीजन में कि ऑक्सीजन पौधों के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करने वाले पादप हार्मोन का एक वर्ग है। जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, अब कार्बन से क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है ये पौधों के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करने वाले पादप हार्मोन का एक वर्ग है, जिसका सबसे प्रसिद्ध सदस्य इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग IAA बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसका सबसे जो प्रसिद्ध सदस्य कौन है? IAA, जिसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सदस्य है। ठीक है, जिसको क्या कहता है? पौधे अपने विकास और वृद्धि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना था। 2-2 नंबर का प्रश्न था, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, सटीक उत्तर लिखना है ताकि आपको एग्जाम पूरा फुल नंबर दे सके। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न पर। 29 प्रश्न हो गया था, अब हम बढ़ेंगे 30 वाले प्रश्न पर। 30वां प्रश्न कह रहा है कि पारितंत्र, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। किसको? पारितंत्र क्या करना है आपको? परिभाषित करना है। ठीक है, तालाब पारितंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहले आपको पारितंत्र को परिभाषा लिखना है। ठीक है, फिर तालाब पारितंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कितना लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है। एकदम आसान उत्तर लिख के लेकर आया हूँ ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत न हो। इसको हम साइड करते हैं। अब हम लाते हैं अगले वाले प्रश्न को। ठीक है, तो इसको आप कैसे का ध्यान समझिएगा। लिखना है इसमें, इसमें लिखना है कि पारितंत्र, कौन बाबू? पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। जो पारितंत्र है बाबू, ये क्या है? प्राकृतिक इकाई है जहां सभी जीवित जीव, जहां सभी जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर, सब क्या है? जीवित जीव है। ठीक है, जीवित जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है, चाहे पौधे हो, जानवर हो या सूक्ष्म जीव हो, अपने भौतिक पर्यावरण जैसे जल, हवा, मिट्टी के साथ मिलकर एक गतिशील और परस्पर निर्भर प्रणाली बनाते हैं। क्या करते हैं? परस्पर मिल क्या करते हैं बाबू? गतिशील और परस्पर निर्भर प्रणाली बनाते हैं। तालाब परितंत्र के मुख्य घटकों में उत्पादक हरे पौधे, शैवाल, जो ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना लिखना था इसमें। परितंत्र की परिभाषा में आपको इतना ही लिखना है। अब हम लोग इसमें अगला पूछा था कि तालाब पारितंत्र के विभिन्न घटकों के संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। आपको ब्लैक पेन से लगाना है कि तालाब पारितंत्र के मुख्य रूप से 3 जैविक घटक होते हैं। जो तालाब पारितंत्र है वो, इसका मुख्य रूप से कितने जैविक घटक होते हैं? 3 मुख्य जैविक घटक होते हैं। ठीक है, पहला इसमें उत्पादक। पहला क्या है बाबू? पहला आपको लगाना उत्पादक, ब्लैक पेन से लगाना उत्पादक। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि ये वे जीव हैं, ये वे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो उत्पादक होता है वो, ये वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें उपभोक्ता।
दूसरा क्या है बाबू, इसमें उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता में क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा, उपभोक्ता में लिखना है कि ये वे जीव हैं, ये वे जीव है जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं बाबू, वे वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए अन्य सदस्यों पर निर्भर रहते हैं, मतलब एक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका अपघटक। क्या है अपघटक, इसमें क्या है कि ये जीवाणु और कवक होते हैं। क्या होते हैं, ये जीवाणु और क्या होते हैं, कवक होते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपके तीन घटक के बारे में था, मुख्य तीन जैविक घटक है, मैंने तीनों के बारे में बता दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह आपका प्रश्न नंबर 30 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एकदम आसान था। और आपको कितने प्रश्न था, ये भी 4 नंबर प्रश्न था, और आपका 4 नंबर क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर, आखिरी जो प्रश्न पूछा है 31वां प्रश्न क्या है, 31वां प्रश्न में क्या है, 31वां प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण के उदाहरण सहित क्या लिखिए, विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताना है कि स्वपोषी पोषण क्या होते हैं और विषम पोषी पोषण क्या होते हैं। अथवा एक और क्वेश्चन दिया है कि मानव आहार नाल के विभिन्न भागों के कार्यों का सचित्र वर्णन करना है। ये आपके 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे। या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो आप नीचे वाला कीजिए, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाना है। तो स्वपोषी पोषण क्या होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। लिखना कैसे वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको हेडिंग लगाना सबसे पहले स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। आपको इस तरह का हेडिंग लगाना, ब्लैक पेन से स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण लगाना है। ठीक, स्वपोषी पोषण लिखना है कि स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन सूर्य से प्रकाश तथा अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषी पोषण होते हैं बाबू, वो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो विषम पोषी पोषण होते हैं, वे जीव होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अन्य जीव को मतलब पौधे पर या जानवर पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो गया, हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण होते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो मनुष्य होते हैं, जो हम लोग हैं, मनुष्य जानवर है, कवक है, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मान लीजिए हम लोग भी दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। ठीक है, लेकिन जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह आपका ये जो प्रश्न टोटल था मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें 1-2 पॉइंट और आप बढ़ा सकते हैं अपने बुक से, लेकिन मैंने मेन पॉइंट आपको लिखवा दिया है स्वपोषी पोषण के बारे में और विषम पोषी पोषण के बारे में। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो सेट 1 है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उपभाग 3 को मैंने हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख कर दिया है। वीडियो का चला कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, सेट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग प्रश्नों करेंगे, फिर हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है।